आज की क्लास में हम इस बात को डिस्कस करेंगे बेटा कि आरएनए क्या होता है और दूसरा आरएनए और डीएनए का उपयोग क्या है, विशेषता क्या है। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आरएनए के विषय में जो भी ना समझ में आए बताएं हमको। अगर आरएनए के विषय में मैं बात करता हूं तो कहता है आरएनए पॉलीपेप्टाइड की एकल सूत्री श्रृंखला होती है। एकल सूत्र लिख लो या बेटा मैं तो लिख सकता हूं एकल सूत्री श्रृंखला होती है। आपने डीएनए देखा था पिछली क्लास का? डीएनए में देखा कितनी श्रृंखलाएं थी? दो। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के कैसी आती थी? समांतर। मैं कहता था ये पहली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, और उनके बीच में बनते थे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए द्विसूत्री श्रृंखला होती थी, लेकिन बेटा जो आरएनए होता है ये कितना सूत्री? एकल सूत्री श्रृंखला होती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड की केवल एक श्रृंखला बनी होती है। एक तो ये चीज हो गई। पूछता है वो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला किनसे मिलकर बनी होती है? हम सभी जानते हैं पॉलीपेप्टाइड कब कब बनता है? जब हम शर्करा लेते हैं, हम जब क्षारक लेते हैं, और जब हम कौन सा एसिड लेते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखने वाली बात है जब हम आरएनए बना रहे होंगे या आरएनए को पढ़ रहे होंगे तो बेटा शर्करा कौन सी लगेगी? राइबोस शर्करा। और डीएनए बनाने में कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा लगेगी। क्षार में से कौन कौन सा क्षार आ सकता है? ए का अर्थ है एडिनिन, जी का मतलब है गुआनिन, यू का मतलब है यूरेसिल, और सी का मतलब है साइटोसिन। इन इतने प्रकार के क्षारकों का यूज होता है। इंपॉर्टेंट नंबर यहां एक और बात याद रखने की रहेगी कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता, क्योंकि बेटा हमने क्षारक टोटल अगर पढ़े थे तो 5, और उन 5 में से एक क्षारक यहां पर नहीं लिखा गया है, थायमीन। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि आरएनए किस क्षारक द्वारा नहीं बनता है, तो थायमीन एक ऐसा क्षारक होता है जो आरएनए का निर्माण में सहायता नहीं करता है। सेम क्वेश्चन बन सकता है डीएनए के लिए। डीएनए में कौन सा ऐसा क्षारक है जो अवेलेबल नहीं पाया जाता है? तो फिर आप यूरेसिल का नाम बताओगे। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। क्यों? आरएनए में ये मिलेगा और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर क्या आ जाएगा? थायमीन। ये काहे थायमीन काहे में आएगा? डीएनए में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखेंगे, काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और फॉस्फोरिक एसिड तो होता ही है। तो ये बेटा डीएनए की इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि अपने कोर्स में आरएनए की इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि अपने कोर्स में आरएनए को डिटेल में नहीं किया गया है। हमने केवल आरएनए के विषय में थोड़ी सी चीजों को पढ़ा है केवल। अभी चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के कार्य पढ़ते हैं, या न्यूक्लिक एसिड के जैविक कार्य कहता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए का भी कार्य पढ़ेंगे, आरएनए का भी कार्य पढ़ेंगे। मैं न्यूक्लिक एसिड के अगर कार्य को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला कार्य कहता है डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। आनुवांशिकता का रासायनिक आधार का मतलब समझते हो? ये गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जानवरों की पीढ़ी से जानवरों की पीढ़ी पर जाएंगे गुण, और मनुष्यों की पीढ़ी से मनुष्यों की पीढ़ी पर जाएंगे गुण। समझ रहे हो इस बात को? जानवरों की पीढ़ी से जानवरों की पीढ़ी पर ट्रांसफर हुआ तो जानवर 4 पैरों पर चलते रहे। मनुष्य का डीएनए जब मनुष्य की पीढ़ी पर ट्रांसफर होता है, हम लोग केवल 2 पैरों चलते हैं, हाथ फ्री हो गए। तो ये गुणों का ट्रांसफर हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आनुवांशिकता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मैं सेकंड नंबर पढ़ता हूं, कहता है डीएनए जो है वो लाखों वर्ष तक बदलता ही नहीं किसी बॉडी का। अब अगर किसी बॉडी का डीएनए लाखों वर्ष तक नहीं बदल सकता, तो अगर हम डीएनए को पहचान लें, डीएनए के कोड को पहचान लें, तो हम लाखों वर्ष तक आदमी को आसानी से पहचान सकते हैं। आपने एक सामान्य नाम सुना होगा, आधार कार्ड। नहीं, आप बनवाने गए थे, डीएनए आपका स्कैन किया गया था, और जब डीएनए स्कैन किया गया आपका, तो डीएनए स्कैन कितने वर्षों तक नहीं बदलेगा? लाखों वर्षों तक नहीं बदलेगा। और बेटा जब लाखों वर्षों तक डीएनए नहीं चेंज होगा, तो आपकी पहचान लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। और इतने साल तो हम लोगों को जीना भी नहीं है, लाखों वर्षों से पहले ही निपट जाना है। अतः व्यक्ति की पहचान नहीं बदलती। अब लाखों वर्षों तक नहीं बदलती, इसका मतलब कभी बदलती ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है डीएनए के रेप्लिकेशन से। डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का टूटना। डीएनए के टूटने से माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो कहां तक पहुंचते हैं? संतान तक पहुंचते हैं। तो ये भी हम लोगों ने लगभग पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था। आगे कहता है आरएनए के लिए, आरएनए कोशिका में किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान रखने वाली बात है, प्रोटीन का निर्माण डीएनए नहीं करता। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए।
इकाई सॉरी मनुष्य का शरीर छोटे छोटे सेलों से बना है। उन छोटे छोटे सेलों में से प्रोटीन का निर्माण आरएनए के थ्रू होता है। तो ये बेटा हो गया, अगर मैं चेक करता हूं न्यूक्लिक एसिड के वर्क। अभी नेक्स्ट इसमें से एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख रखी है, इसको ध्यान रखना। हालांकि ये आरएनए के लक्षण या किसी ऐसी बात पर नहीं है, बस ये खोज पर है। क्या लिखा है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, उन्होंने अनुवांशिक कोड की खोज की थी। अनुवांशिक कोड जिसको हम लोग कौन सा कोड बोलते हैं? डीएनए कोड। और सबको पता था कि हर एक बॉडी का डीएनए कोड अलग होता है। तो क्योंकि उन्होंने डीएनए कोड की खोज की और जिससे हमें हर व्यक्ति की अलग पहचान प्राप्त हो सकी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। हमने लिखा इस जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अपने यहां आता भी ये क्वेश्चन कि डीएनए की कोडिंग के लिए किसको पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आप इसको ध्यान रखोगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है या कंपटीशन वगैरह पर भी पूछ लेता है। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए के कार्य। अभी बेटा हम लोग एक और चीज को पढ़ेंगे। हमारे यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब पहले मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिखनी होगी तो कोई बात ही नहीं है, जल्दी से लिख डालेंगे उसको। सुनो, पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा, आज के समय में भी अगर आप बैंक वगैरह पर देखोगे या पुरानी वसीयत पर देखोगे, तो लोग वसीयत को ट्रांसफर करने के लिए या उस पर अपना हक जताने के लिए थंब इंप्रेशन लगाते थे। अभी कुछ समय पहले तो क्या हुआ है कि हम लोग थंब इंप्रेशन फॉर्म में भी लगाया करते थे। कहता था लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना या राइट थंब इंप्रेशन। तो होता क्या था, जब एक व्यक्ति अपनी जायदाद को या कुछ खर्च को दूसरे को ट्रांसफर करता था, तो ट्रांसफर करने के लिए उसे क्या लगाना पड़ता था? अंगूठा। बैंकों में भी पैसे निकालने के लिए अंगूठा लगाना पड़ता था। फिर क्या करता था, बैंक के कर्मचारी क्या करते थे, उस अंगूठे को देखते थे और उसको मिलान करते थे तब के उस फिंगरप्रिंट को, जब आपने खाता खुलवाया था। खाता खुलवाने के दौरान लगा हुआ फिंगरप्रिंट या थंब इंप्रेशन आज के थंब इंप्रेशन से मैच करता था। तो जब उसको ध्यान से देखते थे बारीकी से और मैच करने लगता था नहीं ये थंब इंप्रेशन ऐसा ही है लगभग, आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से थंब इंप्रेशन लोगों का तकरीबन कभी कभी कैसा हो सकता है? सेम। अगर उनका थंब इंप्रेशन सेम हो सकता है तो बैंक को या अन्य माध्यमों में आपके थंब इंप्रेशन को अलग रूप से पहचानने में क्या होने लगेगी? कठिनाई। लेकिन बेटा जब सुन चालू करें, लेकिन होता क्या है, जब बहुत सारे लोगों का थंब इंप्रेशन एक साथ लिया जाता है तो प्रॉब्लम क्या आने लगती थी, कभी कभी एक व्यक्ति का थंब इंप्रेशन लगभग दूसरे व्यक्ति के थंब इंप्रेशन से मैच करने लगता था और वहां उन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता। मैं ये नहीं कहता कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, आइडेंटिफाई कठिन हो जाता था उनको करना। तो होता क्या था, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी ऐसे समय पर कि एक व्यक्ति कौन सा है, दूसरा व्यक्ति कौन सा है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम ऐसी भी आई है कि लोगों ने क्या किया, पैसे निकालने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है थंब की। और जब थंब की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है तो उन्होंने अपना थंब इंप्रेशन किसी दूसरे के जैसा बना लिया है और जब भी वो अंगूठा लगाते हैं दूसरे के अकाउंट में इंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम फेस आने लगी। लेकिन तभी स्टार्ट किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या मैं बताऊं? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा डीएनए बनता कहां पर है? मानव सेल की सूक्ष्म कोशिकाओं के केंद्रक में। क्योंकि मानव सेल के सूक्ष्म कोशिकाओं के केंद्रक में बनता है। ये पूरी बॉडी किससे बनी है? सूक्ष्म सेलों से। और पूरी बॉडी में सूक्ष्म सेलों का केंद्रक भी है और उस हर एक केंद्रक में उस व्यक्ति का डीएनए है। अच्छा ये बताओ, प्लास्टिक सर्जरी में से अगर हम लोग डीएनए को स्कैन करने लगे, आप थंब की प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हो ना? पूरे बॉडी का प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा सकते आप। अगर पूरी बॉडी में एक भी सेल छूट गया जिसका प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो पाया तो उस दौरान होगा क्या? आप तुरंत पकड़ जाओगे क्योंकि वही एक सेल आपको आइडेंटिफाई करके रख देगा। और फिर आप प्लास्टिक सर्जरी स्किन पे करा सकते हो, बालों पे तो नहीं करा सकते, लार पे तो नहीं करा सकते।
तो इसका डीएनए का ये फिंगरप्रिंटिंग जो रहा, ये डीएनए का पहचान ऐसा रहा जिसको हम कभी बदल ही नहीं सकते हैं। थंब इंप्रेशन तो बदल सकता है, मैंने बताया जैसे कई जगह पर डुप्लीकेट काम होते हैं कि एक जगह से व्यक्ति ने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, उसका थंब इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट आ गया इस पे, इसके थ्रू लोग फिंगरप्रिंट निकाल लेते थे, दूसरे के अकाउंट में इंटर कर जाते थे। हैकिंग ऐसा चलने लगा था। लेकिन जब डीएनए की बात आती है तो बेटा डीएनए थोड़ी ले जा सकता है कोई व्यक्ति, वो तो आपका अपनी जगह सुरक्षित है। और डीएनए कोड को जैसे ही देखा गया तो व्यक्ति अगर अंगूठे का सर्जरी भी कराया है, लेकिन अगर तो आप यहीं के केवल तो प्रिंट को बदल सकते हो, पूरी बॉडी के सेल्स को तो बदल नहीं सकते। और या फिर आप एक काम करो कि पूरी बॉडी के एक 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 करके पूरे सेल्स को बदल डालो, जो इम्पॉसिबल है किसी व्यक्ति के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाया गया कब, जब व्यक्ति की क्या होती थी, पहचान। तो मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के विषय में कुछ बातें लिखता हूं, समझ गए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान इससे बिल्कुल हो सकती है, इससे थंब इंप्रेशन वाली प्रॉब्लम आने वाली बंद हो गई। अब आपने देखा एक हाई सिक्योरिटी कार्ड आपके यहां बनाया गया जिसको आधार कार्ड बोलते हैं, उसमें थंब इंप्रेशन ही नहीं लिया गया, साथ में रेटिना को भी स्कैन किया गया कि अगर थंब इंप्रेशन कोई गलत कर देता है तो फिर रेटिना स्कैन उसका चेंज हो जाएगा, उसका वहां से कैच कर लेगा उसको। लेकिन बेटा अभी एक बात और है, अपराधियों को पहचानने के लिए भी तो चाहिए होता है। जैसे कोई क्राइम सीन है, कहीं पर क्राइम हुआ, वहां पर अपराधी का अगर एक बाल भी टूट गया तो हम उस बाल में उपस्थित, बाल भी कोशिकाओं से बना होगा, उसमें उपस्थित डीएनए की सहायता से व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और बहुत जगह ऐसा होता है, क्राइम सीन पर जाते हैं और वो लोग चेक करते हैं उन चीजों को, और जो भी मिलता है उसकी सहायता से अपराधियों की क्या की जाती है, पहचान। तो मैं लिखता हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कहते हैं हम जानते हैं कि डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का एक निश्चित कोड होता है या निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है जो उस व्यक्ति के लिए संपूर्ण जीवन काल में कभी परिवर्तित नहीं होता। अच्छा, परिवर्तित भी कितना होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो मनुष्य का तो संपूर्ण जीवन काल निकल गया उसी में। संपूर्ण जीवन काल में कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी परिवर्तित नहीं होता है। अतः विभिन्न माध्यमों द्वारा यदि व्यक्ति के डीएनए को पहचान लिया जाए, डीएनए को पहचान लिया जाए, डीएनए को पहचान लिया जाए तो व्यक्ति की भी पहचान हो जाती है, भी पहचान हो जाती है। डीएनए को पहचानना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, ये भी लाइन में लिख देते हैं। डीएनए को पहचानना ही
पहचानना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। अभी बात इस बात को कर लेते, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे कैसे पहचाना जा सकता है। बहुत माध्यमों में पहचाना जा सकता है। लार से पहचाना जा सकता है, एक बाल से पहचाना जा सकता है, स्किन के कुछ हिस्से से पहचाना जा सकता है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं सबसे एक छोटे हिस्से को लेते हैं कि अगर आप इसको ये समझ गए कि बाल से पहचाना जा सकता है एक, तो इसका मतलब डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग जो है ये तो छोटे से छोटे मनुष्य के भाग पर भी इसको पहचान सकते हैं। स्किन के छोटे से भाग से हम इसको पहचान सकते हैं। हम लोग बालों से पहचान सकते हैं, लार से पहचान सकते हैं, ना जाने कितने तरीकों से इसे पहचान सकते हैं। तो पहचान तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। अब बात आएगी कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना क्यों जरूरी हुआ, आखिर मनुष्यों की पहचान करना क्यों जरूरी हुआ। तो मैं उसके भी लिए कुछ लाइनें लिख देता हूं। सबसे पहले किसकी पहचान करने में, अपराधी की पहचान करने में। अगर अपराधी से जरा सा भी धोखा हो जाता है और उसकी स्किन का कुछ हिस्सा रह जाता है, हल्का सा उसको चोट लग जाती है या एक बाल भी टूट कर रह जाता है, तो हम उससे स्कैन करते हुए व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं अपराधी कौन था। एक तो ये, दूसरा मरे हुए व्यक्ति की पहचान करने में। जब भी कभी ऐसा व्यक्ति की डेथ हो जाए कि उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर पहचानना कठिन हो जाए या मुश्किल हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो फिर हम उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं किस माध्यम से, डीएनए। बेटा ऐसी जगहों पर अभी कुछ वर्ष पहले इराक में एक घटना हुई थी, तो वहां ऐसे कुछ थे 40-50 भारतीय थे जिनको मार दिया गया पहले और उनको जमीन के अंदर गाड़ भी दिया गया। कई महीनों बाद भारत ने विदेशी एजेंसियों की सहायता से उस जगह की खोज की और वहां पर व्यक्तियों की लाशों को खोजा भी। तो अब क्योंकि कई महीने बीत चुके थे, जो लाशें थी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, हड्डियां केवल बची थी। और बेटा हड्डियों से भी उन्होंने डीएनए को निकाला, डीएनए सैंपल निकाले और इस बात को पहचान की कि क्या ये व्यक्ति वही है जो भारतीय थे। तो उसकी पहचान हुई उस समय। तो मतलब डीएनए मृत व्यक्ति के शरीर में कुछ भी नहीं बचता है, हड्डियां केवल बच जाएं। महीनों बीत गए, वर्षों तक आदमी अंदर पड़ा रहा, उसकी लाश पड़ी रही, लेकिन फिर भी डीएनए को वहां से भी क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो मैंने इसीलिए लिख रखा है मरे हुए व्यक्तियों की क्या करने में, पहचान करने में। अभी एक और नंबर लिखते हैं, माता पिता द्वारा संतान की पहचान करने में। पहचान करने में। एक और, प्रजाति को पहचानने में। प्रजाति को पहचानने का समझते हो ना, ये मनुष्य की प्रजाति का था कि शेर की प्रजाति का था कि घोड़ों की प्रजाति का था। हाँ, उस प्रजाति को भी पहचाना जा सकता है बाय डीएनए टेस्ट। तो डीएनए टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है डीएनए की वो कोडिंग, जिसको किसने पता किया था। तो मैं क्या सोचता हूं, इनको तो सबसे ज्यादा इनको मिलना भी चाहिए था नोबेल मेडल। क्यों? इन्होंने इतनी बड़ी खोज की जिससे हम लोग कोडिंग को पहचान सके डीएनए की। तो बेटा ये डीएनए का आर्टिकल है, इतना ही हमारे कोर्स में। अभी एक और चीज बचता है हमारे यहाँ इस जैव अणु नामक चैप्टर में, हार्मोन्स क्या होता है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर हार्मोन्स को पढ़ते हैं। बेटा अगला आर्टिकल हमारा है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? अच्छा, हार्मोन्स को पढ़ें उसके पहले एक काम कर लेते हैं हम,
थोड़ा सा अलग से नॉलेज ले लेते हैं ताकि हार्मोन्स को पढ़ना कैसा रहेगा, आसान। तो उसके लिए मैंने एक आर्टिकल आपके सामने लिख रखा है, लिखा है मानव शरीर में ग्रंथियां। ग्रंथियां तो जानते हो ना क्या होता है ग्रंथियां? ग्रंथियां मानव शरीर के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल बनाकर तैयार करते हैं। जैसे मैं एक दो का नाम बताऊं, अमाशय नाम सुना है, ये भी एक ग्रंथि है। एक जठर ग्रंथि का नाम सुना होगा, एक अग्नाशय का नाम सुना होगा, और एक थायराइड ग्रंथि का नाम सुना होगा। गर्दन के पास होती है थायराइड ग्रंथि। तो ये ग्रंथियां क्या होती हैं? ये शरीर के ऐसे पार्ट होते हैं जो अपने अंदर से नए नए केमिकल्स जनरेट करते हैं या केमिकल्स को जनरेट करते हैं। और जब मैंने ग्रंथियों को पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बेटा दो प्रकार की ग्रंथियां मिली। आप इस बात से परेशान ना होना कि हम हार्मोन्स को पढ़ रहे थे, ग्रंथियों पर कहां पर आ गए। आप ग्रंथियों से ही हार्मोन्स को जान पाओगे। तो ग्रंथियां का मतलब समझ गए? मानव शरीर के वो भाग जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, बनाकर तैयार करते हैं, निकालते हैं। तो मैंने जब ग्रंथियों को पढ़ना स्टार्ट किया मुझे दो प्रकार की ग्रंथियां मिली बेटा। पहले प्रकार की ग्रंथियां मिली जिनका नाम था नलिकाकार ग्रंथियां, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। और बेटा मुझे एक प्रकार की और ग्रंथि मिली जिसको कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां बेटा, इसका एक और नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतः, इनके नाम सुने? हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो मैं इसको ज्यादा नहीं लिखता हूं, वहां पे आप कर लेना है अंतःस्रावी क्या लिख देना है, ग्रंथियां। अब नलिकाकार ग्रंथियां क्या होती हैं? नलिकाकार ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है, जैसे मैं बनाता हूं एक पार्ट, ये हमारे शरीर की एक नलिका ग्रंथि है। अगर इस ग्रंथि में बना केमिकल किसी नली द्वारा या किसी नर्वस सिस्टम द्वारा, यहां पर केमिकल बना और यह केमिकल किसी नलिकाओं द्वारा अगर शरीर के विभिन्न भागों पर पहुंचता है, क्योंकि नलिकाओं द्वारा विभिन्न भागों पर पहुंचता है, हम इसको क्या कहते हैं, नलिकाकार ग्रंथियां। और दूसरी ग्रंथियां कौन सी होती हैं उसको भी देखते हैं। ये हमारे शरीर की एक ग्रंथि है, इसमें जो केमिकल मिला वो पूरी बॉडी पर फैल गया। क्यों? क्योंकि इसमें नलिकाएं थी ही नहीं, और नलिकाएं नहीं थी तो बेटा जो केमिकल बनकर तैयार हुआ वो एक साथ रक्त में घुला और पूरी बॉडी पर पहुंच गया। जहां जहां शरीर में पहुंचना था पूरी बॉडी पर पहुंच गया। क्योंकि नलियां नहीं थी, हमने इसको क्या नाम रखा, नलिका विहीन ग्रंथियां, जिसको एक और नाम से जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये तो बेटा ग्रंथियों पर बने केमिकल्स के प्रवाह को बताता है। अब मैं थोड़ी सी बात लिखता हूं कि नलिकाकार ग्रंथियां होती क्या है। लिखे इस बात को, देखो, वे ग्रंथियां जिनमें बनने वाला रसायन, रसायन का मतलब समझते हो, केमिकल। ये केमिकल किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं द्वारा पहुंचता है, नलिकाओं द्वारा पहुंचता है। कहां पहुंचता है बोलता है तो बताता है कि जहां उस द्रव की आवश्यकता होती है, जहां उस द्रव लिख दो, या बेटा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते, जहां उस रसायन की आवश्यकता होती है, केमिकल की आवश्यकता होती है। उस केमिकल की आवश्यकता होती है। तो बेटा इसको मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं, आपको समझा भी देते हैं इसमें से क्या लिखा है। कहता है वे ग्रंथियां
जिनमें बनने वाला रसायन, रसायन का मतलब लिक्विड, वो जो द्रव बनेगा वो शरीर के विभिन्न भागों पर किसके द्वारा पहुंचता है? नलिकाओं के द्वारा पहुंचता है। और पहुंचेगा कहां पर पहुंचता है? जहां पर उस केमिकल की क्या है? आवश्यकता है, केवल वहां पर पहुंचेगा। तो ये हो गया सबसे पहली परिभाषा नलिकाकार ग्रंथियों की। अभी मैं एक बात को चेक करूंगा, नलिकाकार ग्रंथियों में जो वो लिक्विड या रसायन बन रहा था उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना है। इसको कहते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? जब भी कोई व्यक्ति हमसे पूछता है नलिकाकार ग्रंथियों में बना द्रव क्या कहलाता है, आप बताओगे उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम। आपको याद होगा पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने एंजाइम को पढ़ा भी था। तो जब भी कभी याद आएगा, इस बात को पूछेगा कभी कोई कि नलिकाकार ग्रंथियों में कौन बनकर तैयार होता है, कौन सा द्रव बनता है, तो आप बताओगे जो भी द्रव बनते हैं नलिकाकार ग्रंथियों में उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। अब हमें दूसरा पढ़ लेना चाहिए कि नलिका विहीन ग्रंथि का क्या कार्य है, आखिर ये क्या काम करती है। तो देखो मैं इस पे भी लिखता हूं थोड़ी बातें। सबसे पहले ग्रंथियों की पहचान, वे ग्रंथियां जिनमें बनने वाला या उत्सर्जित होने वाला रसायन, वो रसायन कौन सी अवस्था पर होता है? द्रव रसायन सीधे रक्त में घुलकर, सीधे रक्त में घुलकर पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। ये हो गई नलिका विहीन ग्रंथियां। और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो केमिकल नलिका विहीन ग्रंथियों पर बनकर तैयार हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो हम यहां लिखेंगे इसके लिए इन नलिका विहीन ग्रंथियों में, नलिका विहीन ग्रंथियों में बनने वाला रसायन या जो जिसको केमिकल कहते थे जो द्रव अवस्था में था, हार्मोन्स कहलाते हैं। तो बेटा मैंने जब हार्मोन्स को डिफाइन किया, जब इसकी परिभाषा लिखी, मैं एक बार दोबारा से इस पूरे को रिपीट कर दूं। तो बेटा हमारे शरीर में सब लोग ग्रंथियों को जान गए। ग्रंथियां ऐसे भाग होते हैं शरीर के जहां से हम किसी न किसी प्रकार के केमिकल को क्या करते हैं? बनाकर तैयार करते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, ये दो प्रकार की हैं ग्रंथियां, एक नलिकाकार ग्रंथियां और एक नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिकाकार ग्रंथियां क्या होता है? इनमें से जो भी लिक्विड तैयार होता है, जो भी केमिकल बनकर तैयार होता है, वो नलिकाओं द्वारा शरीर के प्रमुख भागों तक पहुंचती है जहां उसकी जरूरत होती है। और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एंजाइम। अब नलिका विहीन ग्रंथियां भी तो कोई केमिकल बना रही थी, लेकिन नलिका विहीन ग्रंथियां जो केमिकल बना रही थी वो केवल नलिकाओं द्वारा नहीं पहुंचता है, वो एक साथ पूरे शरीर में क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो नलिका विहीन ग्रंथियां जो केमिकल बनाकर तैयार करती है, हम उनको क्या नाम देते हैं? हार्मोन्स कहते हैं उनको। अभी ध्यान देते हैं, अब एक दो एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे हमारी आंख से जो आंसू निकलता है ये नलिकाकार ग्रंथि से निकलता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। आप आंख को देखोगे यहां तो एक नलिकाकार ग्रंथि आपको मिलेगी, आंसू उसी भाग से निकलता है। पूरे शरीर से निकलता है क्या? किसी विशेष भाग से निकलता है ना। इसका मतलब है ये नलिकाकार ग्रंथियों से निकल रहा है। और नलिकाकार ग्रंथियों से, अगर नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलता तो फिर क्या कहता है? ये तो पूरे शरीर में पहुंच जाता है, पूरी बॉडी से निकलता। तो जब व्यक्ति कभी प्रसन्न हो जाता है या दुखी हो जाता है तो आंसू निकलने लगते हैं, और ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं। मैं सोच रहा था नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं तो ये हार्मोन्स होंगे कि एंजाइम्स होंगे? एंजाइम्स नलिकाकार ग्रंथियों से निकलते हैं। अच्छा ये बताओ, जीभ के निचले भाग को देखोगे वहां लार ग्रंथियां होती हैं बेटा,
अच्छा, लार केवल उन्हीं ग्रंथियों से निकलता है ना, मतलब ये नलिकाकार ग्रंथियों से निकल रहा है, और नलिकाकार ग्रंथियों से निकल रहा है, इसका मतलब ये भी एक प्रकार के क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम को समझ गए, हार्मोन्स को समझ गए। हार्मोन्स नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलता है, नलिकाकार, नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलता है। अच्छा, ये शरीर के केवल निश्चित भाग पर कार्य करता है कि पूरे शरीर पर फैल जाता है? पूरे शरीर पर फैल जाता है। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर हम कुछ हार्मोन्स और उनके कार्य को लिखकर दिखाते हैं। तो बेटा मनुष्य शरीर में तो हार्मोन्स कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन बेटा उनमें से मैंने कुछ जो ज्यादा यूजफुल है उनको लिख रखा है। चेक करते हैं उनको। सबसे पहले मैंने हार्मोन्स को लिखा है, फिर मैंने सोर्स लिखा है उसका, और उसको कार्य लिखा है। तो अगर बेटा मैं सबसे पहले पढ़ूं कि हार्मोन्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हार्मोन्स है पेप्टाइड हार्मोन्स, दूसरा हार्मोन्स है एमीन हार्मोन्स, और तीसरा है स्टीरॉयड हार्मोन्स। ध्यान में ये दिमाग में अपने बात रखना है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होता है ये काफी खतरनाक हार्मोन्स होता है। बॉडी में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, अगर इसकी ज्यादा अमाउंट हो गई तो फिर कई प्रकार के परेशानियां भी उठ जानी पड़ती हैं। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होता है, जो लोग बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, तुमने सुना होगा कि उन्होंने स्टेरॉयड ले लिया। स्टेरॉयड लेने से वो काफी मसल्स पैकेज मजबूत हो जाता है और काफी पावरफुल दिखने लगते हैं। लेकिन बेटा ये मैंने बताया ये कैसा है, हानिकारक है। तो स्टेरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं ये खतरनाक होते हैं मनुष्य के लिए, इन्हें ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अभी स्टार्ट करेंगे। पेप्टाइड हार्मोन्स में मैंने 2 हार्मोन्स को लिखा है। पहला इंसुलिन। इंसुलिन कहां पर, किस ग्रंथि से प्राप्त होता है, अग्नाशय से। भाई प्रत्येक हार्मोन्स कहां पर बनता था, अग्नाशय से। फिर वो शरीर में फैलता था, और शरीर में फैलता था ये करता, अच्छा शरीर में फैलता था तो मैंने लिखा था पूरे रक्त में एक साथ फैल जाता है। और रक्त में फैलकर ये करता क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, कम, या जिसको ऐसा बोल सकते हैं डायबिटीज को कम करता है। तभी तुमने देखा हो जिनके डायबिटीज काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स होगा क्योंकि बॉडी तो उनका इंसुलिन बना नहीं पा रही ज्यादा, या कह सकते हैं उनकी जो अग्नाशय ग्रंथि है वहां पर इंसुलिन कम मात्रा में बन रहा है। और जब इंसुलिन कम मात्रा में बन पा रहा है तो वो ग्लूकोज की वैल्यू को कम नहीं कर पा रहा है, बल्कि ग्लूकोज की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। तो हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ता है उस ग्लूकोज की वैल्यू को क्या करने के लिए, कम, जिसको कहते हैं शुगर अब इनका कम है तो इंसुलिन से कम होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसुलिन की अमाउंट कम होती, ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है रक्त में, उसको बढ़ाने की जरूरत होती है। हम दूसरे प्रकार के हार्मोन्स को पढ़ेंगे, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ये भी कहां बनता है, अग्नाशय में ही बनता है, लेकिन ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लो शुगर भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा कुछ होता है नॉर्मल व्यक्ति के लिए 80 से ऐसा कुछ होता है 140 तक रेंज होती है, मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ रेंज होती है 80 से 140 तक। इससे कम भी अगर शुगर वैल्यू है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर इसका मात्रक होता है, 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसका अर्थ समझते हो, 1 डेसीलीटर खून रक्त में 80 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, ग्लूकोज। अगर 1 डेसीलीटर रक्त में 80 मिलीग्राम ग्लूकोज है, हम कहेंगे आपकी शुगर वैल्यू कितनी है, 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये एक नॉर्मल वैल्यू के लिए रीडिंग होती है, और जो फिर डायबिटीज का मरीज है उसके लिए वैल्यू फिर बढ़ जाती है। नेक्स्ट एमीन हार्मोन्स की बात करेंगे। एमीन हार्मोन्स में पहला है थायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स मिलता कहां पर है, थायराइड में। थायराइड गले के पास होती है ग्रंथि, कहता है ये थायराइड ग्रंथि में बना हुआ थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है, इसका वर्क क्या है, हम इसका कार्य पढ़ेंगे। सामान्य वृद्धि करता है और विकास को कैसा करता है, नियमित करता है। ये हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए कैसा है, जरूरी है। आगे पढ़ेंगे एड्रीनेलिन। इसे बेटा ऊर्जा का हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ एनर्जी देता है। कहता है एड्रेनेलिन कहां पाया जाता है, अधिवक्र मध्यांश में, किडनी के थोड़ा सा ऊपर अधिवक्र मध्यांश में पाया जाता है। ये करता क्या है, हृदय गति और रक्त दाब को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, एक साथ काफी ताकत चाहिए होती है, तो वो इस प्रकार के एड्रेनेलिन
नामक हार्मोन्स के इंजेक्शन का यूज कर लेता है, उसको एक साथ एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन फिर बेटा इसका बैड इफेक्ट बाद में स्टार्ट होता है, कमज़ोर पड़ जाता है व्यक्ति, ढीला पड़ जाता है। अभी नेक्स्ट नंबर पर लिखेंगे एस्टेरॉयड हार्मोन। से मैंने बताया था ये वे हार्मोन्स होते हैं जो जिनकी अधिक मात्रा मानव शरीर के लिए कैसी हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, और बॉडी बिल्डर लोग इसका यूज करते थे। पहला हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। बेटा ये बनता कहां पर है, वृषण पर। करता क्या है, पुरुष जनन अंगों का विकास करता है और साथ में लिखा है सामान्य कार्यों को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा है एस्ट्रोजन। ये कहां बनता है, अंडाशय में बनता है, और ये स्त्री जनन अंगों का विकास करता है और सामान्य कार्यों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये बेटा इसके अलावा भी कई हार्मोन्स होंगे, लेकिन मैंने केवल हर एक हार्मोन्स के दो दो एग्जाम्पल्स को कराया गया है ताकि आप एग्जाम्पल भी जान जाओ, नॉर्मली जो सारे यहाँ यूज में आते हैं उन यूज को भी जान जाएं। तो बेटा जैव अणु का नाम का ये चैप्टर तो हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब फिर नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो फिर नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं फिर।